इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मुतालिक, जो कि प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। ये दरअसल हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। इसके अलावा हम इनको हेडर फाइल्स भी कहते हैं। जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या अपना कोड लिखते हैं तो कोड लिखने से पहले हमें इन फाइल्स को अपने कोड में इंक्लूड करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कोड काम नहीं करता। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो दरअसल एक ट्रांसलेटर होता है, जो करता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब ये जो कंपाइलर है, ये जो ट्रांसलेटर है, जिस वक्त हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन के साथ ही ये लाइब्रेरी फाइल्स या ये हेडर फाइल्स भी साथ इंस्टॉल हो जाती हैं। हमने सिर्फ ये करना होता है कि जिस वक्त हम अपना कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देखें कि ये कंपाइलर है डेव C++ के नाम से, तो जब हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं और हमने अपना कोड लिखना होता है तो हमें उस कोड से पहले इन फाइल्स को शामिल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक कोड यहाँ पे मैं लिखता हूँ x = 9 एंड y = 8, ये मैं भी अपना कोड लिख रहा हूँ मुकम्मल यहाँ पे। इसी तरह हम एक लिखते हैं z = 7। अब हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं लाइक t = x + y - z। अभी देखिए मैं अपना पूरा एक कोड लिख रहा हूँ। अब जब मैं इस कोड को मिसाल के तौर पे अगर मैं रन करता हूँ, ये नीचे में यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट f t और आखिर में सेमीकोलन। अब ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें 7-8 लाइंस हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आता है। पहले तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब देखें इसके अंदर इसने एक एरर्स की एक लिस्ट हमें दे दी है, यानी कि ये जो एरर्स आ रहे हैं जितने भी, ये एरर्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने इस कोड के स्टार्ट में हेडर फाइल्स शामिल नहीं की। अच्छा, अब अगर यहाँ पे जो एरर्स इसमें इसने दिखाए हैं वो ये कह रहा है कि x की हमने टाइप नहीं बताई, y की भी टाइप नहीं बताई, z की भी, t की भी। चलें इनको अगर हम रिमूव करने की कोशिश करें वो हम कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं x की टाइप में बता देता हूँ कि ये इंटीजर है, y भी इंटीजर है, z भी इंटीजर है और t भी इंटीजर है। अब मैंने चारों वेरिएबल्स जो हमने अपने कोड में इस्तेमाल किए हैं उसकी टाइप मैंने यहाँ पे बता दी है। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। अब ये देखें फिर इसमें एरर्स आ रहे हैं। ये एरर्स आने की वजह आपको समझ में आ गई होगी कि एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो हमारा पूरा कोड जो है ये कभी भी कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंपाइलर इसको तभी एक्सेप्ट करेगा जब हम क्या करेंगे, अपने कोड के स्टार्ट में शामिल करेंगे। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। #include stdio.h। यहाँ पे stdio.h क्या है? ये दरअसल एक लाइब्रेरी फाइल है या ये एक हेडर फाइल है। इसको हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं #include conio.h। ये भी क्या है? ये एक हेडर फाइल है। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेन और आखिर में हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ तो वो कोड जो है वो लाजमी चलेगा। उस कोड को रन करने में इन 2 हेडर फाइल्स का बहुत अहम किरदार है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट f और इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करवाना चाहूँ और आखिर में हम इसके सेमीकोलन डाल देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे एक फंक्शन हम ऐड करते हैं getch का, क्योंकि हम C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो getch बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। रन होने की वजह क्या थी कि हमने अपने प्रोग्रामिंग करने से पहले ऊपर कुछ फाइल्स शामिल की, तब इसने चलना शुरू किया।
तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है तो उसकी हेडर फाइल्स आपने लाजमी शामिल करनी है। और अगर आप C++ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक और हेडर फाइल यहाँ पे शामिल करनी पड़ेगी, #include iostream.h। तो अब आप यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स के जो मेन की दो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच आप C++ का कोड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हेडर फाइल जो है वो ज़रूरी होती हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये जो हेडर फाइल्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, इनका मकसद क्या है और इनके बगैर हमारा प्रोग्राम चलता क्यों नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि ये जो लाइब्रेरी फाइल्स है ये दरअसल इनको लाइब्रेरी क्यों कहा जाता है। लाइब्रेरी में अगर हम गौर करें, आमतौर पे जो हम डेली लाइफ में लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बुक्स होती हैं। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल होती है, एक सिंपल लाइब्रेरी फाइल दरअसल एक लाइब्रेरी होती है। यानी नॉर्मल लाइब्रेरी में तो बुक्स होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बुक्स नहीं होती, उसके अंदर होते हैं फंक्शंस। उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी आंखों से ओझल होते हैं, हमें नजर नहीं आते। ये फंक्शंस दरअसल हमें मदद फराहम करते हैं कोडिंग करने में। यानी जो प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी है इट इज फुल ऑफ फंक्शंस, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। अब हम इसके एक एग्जांपल देंगे। बिल्ट इन का मतलब ये है कि जो पहले से बनाए गए फंक्शंस हैं। अब मिसाल के तौर पे एक हेडर फाइल अभी हम कोडिंग में जो हमने इस्तेमाल की यहाँ पे stdio.h। stdio.h दरअसल क्या है, एक लाइब्रेरी फाइल है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर ये पूरी एक लाइब्रेरी है। इस पूरी लाइब्रेरी की बैक साइड पर ये कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि printf। यानी printf का फंक्शन जो है वो कभी भी काम नहीं करेगा अगर आप stdio.h को जो है अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे। अब अगर मैं देखें यहाँ से stdio.h की जो हेडर फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूं और मैं अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखें फौरन यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती जो इस printf को रन कर सके। तो जैसे ही मैं इसको वापस शामिल करूंगा अपने प्रोग्राम में, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो उसके बाद यहाँ पे हमारा एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये दरअसल आ रहा है iostream.h का। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि iostream के अंदर हम h शामिल नहीं करते। तो मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। अब मैंने इसको दोबारा चलाया है तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो stdio.h को मैंने दोबारा शामिल किया अपने प्रोग्राम में। अब आप देखें कि आउटपुट शो हो रहा है, यानी इसको अगर आप शामिल करेंगे तो printf काम करेगा। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन है हमारे पास, printf हो गया, scanf भी एक फंक्शन है, इसी तरह getch एक फंक्शन है, ये तमाम फंक्शंस हैं। ये तमाम फंक्शंस दरअसल इस लाइब्रेरी के अंदर पाए जाते हैं। तो इन फंक्शंस का इस्तेमाल हम अपनी कोडिंग में करते हैं और ये तभी कामयाब होगा जब हम अपनी हेडर फाइल को शामिल करेंगे। तो यहाँ आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम प्रोग्रामिंग करते वक्त लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में क्यों शामिल करते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने पढ़ा लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में और इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर, देखें लफ्ज प्री का क्या मतलब है कि कोई प्रोसेसर यानी प्रोसेस करने से पहले प्री यानी प्रोसेस से पहले जो पहले का काम होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी असल प्रोसेसर हमारा ये है, असल प्रोसेसिंग हमारी ये हो रही है, लेकिन इस प्रोसेसिंग से पहले हमारा कुछ प्री वर्क है, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ हेडर फाइल शामिल करनी पड़ती हैं। इसीलिए इन हेडर फाइल को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है।